dear students, welcome to your YouTube channel मैडम वाहू। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। कि देखो, सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, जो कि मैडम का यूट्यूब चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आप कौन से चैप्टर की वीडियो चाहते हो। तो उस चैप्टर की वीडियो अकाउंट्स इन इकोनॉमिक्स में आपको बन के मिल जाएगी। तो आ जाओ, पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना लिया और इंडिया में हर सेक्टर को रूइन कर दिया। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, ऑक्यूपेशनल सेक्टर एंड डेमोग्राफिक सेक्टर। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर इंडिया को आजादी मिली थी 1948 में। तो हम चैप्टर 2 में हम किसकी बात कर रहे हैं? 1950 से 1990 तक की इकोनॉमी की। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम की बात होती है। इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मीनिंग है? इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ अ कंट्री मीन्स एक कंट्री में इकोनॉमी का ऑर्डर किस तरीके से है, जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं कि प्रोडक्शन किस तरीके से होती है, मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन किस वे की है। ठीक है, या लेबर लगा के कर रहे हो या कैपिटल लगा के कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन मीन्स कि आप रिसोर्सेज किस तरीके से लगा रहे हो कि कौन से गुड्स, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू प्रोड्यूस। थर्ड है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए और कौन से प्रोड्यूस होंगे और एक तरीका डिसाइड हो गया, तो अभी गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमारी इकोनॉमी में हाउस होल्ड, ठीक है, इन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए क्या देता है? फैक्टर सर्विस। ठीक है, तो इस फैक्टर सर्विस के लिए जो रिवार्ड लेता है उस रिवार्ड को क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। तो ये जो रिवार्ड है, ये रिवार्ड कैसे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किसकी बात करता है? सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है। क्विकली देखते हैं। जब इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट रोल है मींस बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट कर रही है। ठीक है, और मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वो हमारा कौन सा होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट बीच में इंटरफेस करती है और लोगों के हित के लिए करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोशल वेलफेयर। वो कौन सा सिस्टम है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और जब दोनों एक साथ है, कौन कौन से? मिक्स्ड प्लस सोशलिस्ट, दोनों मिलके कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट मिलके क्या बनाते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वो हमारा क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर भी आएगा और पब्लिक सेक्टर भी आएगा। प्राइवेट सेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटलिस्ट। और पब्लिक सेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं? सोशलिस्ट। ठीक है, मोटिव दोनों का एक साथ ही रहता है, प्रॉफिट भी रहेगा, सोशल मोटिव भी रहेगा। वो क्या होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि ग्रोथ के लिए आइडियल रखा गया, वो कौन सा रखा गया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है जी, तो देखो इंडियन प्लानर्स ने किसको प्रेफर किया था? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। जो हमारा IPR आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, उसमें भी किसका मेन स्ट्रॉन्ग पावर रखी गई? पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ में, दोनों का साथ में रखा गया राज, कि तभी ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमारा मेन एक चीज आ रही है 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि 5 ईयर प्लान क्यों लाए गए थे। ठीक है, क्या रीजन था? देखो, 5 ईयर प्लान किस लिए लाए थे? कि इकोनॉमिक प्लानिंग हो। ठीक है, किस लिए लाया गया था? इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? देखो कि हमारे पास कंट्री के जितनी भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज कहाँ लगे? डेवलपमेंट की, जहां पे डेवलपमेंट की नीड है उधर लगे। और डेवलपमेंट किसको ध्यान में रखे हो? नेशन को। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट यानी सेंट्रल अथॉरिटी कुछ टारगेट सेट करती है और उस टारगेट को पाने का एक प्रोग्राम देती है और उस टारगेट को एक स्पेसिफिक पीरियड में अचीव
करना होता है। तो ये क्या होती है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक प्लानिंग ने मिलकर क्या बनाया था, 5 ईयर प्लान। देखो पहली चीज की हमें मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम मींस पब्लिक और प्राइवेट का रोल, और दूसरी चीज की जितने भी कंट्री में अब रिसोर्सेज बच गए थे उन रिसोर्सेज को हमें टारगेट सेट करके उस टारगेट को अचीव करना था, ठीक है। किस चीज में वो टारगेट सेट होगा, रिसोर्सेज की क्या होगी, यूज यूटिलाइजेशन होगी डेवलपमेंट गोल्स में या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। तो ठीक है, तो इन दोनों को मिला के मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक प्लानिंग को मिला के क्या बने थे, 5 ईयर प्लान। और ये कहां से उठाए गए थे, सोवियत यूनियन से। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ मैं आपको मेन बातें बता रही हूँ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, स्टूडेंट्स इसको लिखते रहना, ठीक है, जो मैं समझा रही हूँ। देखो 5 ईयर प्लान क्यों आया था, इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा, ठीक है। कितने 5 ईयर प्लान है, 12 5 ईयर प्लान है, ठीक है। कौन लाया था इनको, इंट्रोड्यूस बाय प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था, चेयरमैन नोट करते रहना, कभी मैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी, जवाहरलाल नेहरू। और प्लानिंग कमीशन कब आई थी, प्लानिंग कमीशन आई थी 1950 में, इसको नोट करते रहना, इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन क्या चाहती थी कि कंट्री में जो रूइन हुआ है ब्रिटिशर्स के बाद वो क्या हो, सारी चीजें ठीक हो और एक कंट्री में रिसोर्सेज को यूज करके डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगे और नेशन की प्रायोरिटीज को देखा जाए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए ही प्लानिंग कमीशन क्या लाया था, पंचवटी योजना, जिसको हम क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 में, और ये कब तक चला था, 1956 तक, ठीक है। हर प्लान कितने साल चला, 5 ईयर तक। कब तक चला, 5 ईयर तक। पेपर में दूसरी चीज आती है, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, तो 12th 5 ईयर प्लान था, ठीक है। ये कब से कब तक चला था, 2012 से 2017 तक, ठीक है। तो क्या क्या एक और क्वेश्चन बताती हूँ कि 12th 5 ईयर प्लान के बाद 5 ईयर प्लान बंद हो गए, क्या हो गए बोलो, 5 ईयर प्लान बंद हो गए, ठीक है। और 12th 5 ईयर प्लान के बाद क्या आई, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग ने क्या किया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस, प्लानिंग जो बहुत पुरानी प्लानिंग कमीशन थी उसको रिप्लेस किया था। और कब रिप्लेस किया था, 15 अगस्त 2015, ठीक है। तो नीति आयोग का आगमन हुआ, तो ये आपके पेपर में आता है जो मैंने आपको समझा दिया। इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। चलो ये भी ले लो, नीति आयोग ने कब रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, 15 अगस्त 2015, ठीक है। हमारे क्या है, कॉमन गोल्स। देखो हमारे क्या थे, 12 5 ईयर प्लान। इन 12 5 ईयर प्लान के क्या है, कॉमन गोल्स। तो पहला कॉमन गोल है जीडीपी ग्रो हो, ठीक है। दूसरा हमारा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है हमारा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा इक्वालिटी मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब आगे देखते हैं हम कि देखो जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि हमारे क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। देखो अब जब हमारी कंट्री में रिसोर्सेज का फ्लो, रिसोर्सेज की प्रोडक्शन एक लंबे समय तक और रेगुलर बढ़ रही है, वो क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। जब रिसोर्सेज की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हम जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसके कारण जीडीपी ग्रो होगी। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हैं किसमें, प्रोडक्शन में। मतलब पहले हम एग्रीकल्चर कर रहे थे फार्मर्स खुद भी, और अब एग्रीकल्चर हो रहा है अच्छे सीड्स के साथ और केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ में, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब कि इंडिया हर चीज की प्रोडक्शन अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया में ही कर रहा है। इक्विटेबल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो इनकम हो रही है, ठीक है। और जितने भी रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेज की
डिस्ट्रीब्यूशन है ये खाली रिचर को ही नहीं बल्कि इक्वल तरीके से डिवाइड हो रहे रिच एंड पुअर के बीच में। तो ये चारों गोल्स फॉलो किए थे 5 ईयर प्लान्स तक और ये चारों गोल्स के टारगेट्स कुछ हद तक अचीव और कुछ हद तक अचीव नहीं हुए, क्योंकि जब हमने जीडीपी ग्रोथ की मॉडर्नाइजेशन के साथ, क्या की जीडीपी ग्रोथ की किसके साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ में, तो उसके कारण एक कंसेप्ट क्रिएट हुआ जॉबलेस ग्रोथ का। ठीक है, देखो जॉबलेस ग्रोथ एक कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स कि कंट्री की जीडीपी मींस कंट्री की प्रोडक्शन तो बढ़ रही है। ठीक है, ये क्यों बढ़ी प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। क्यों बढ़ी, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, बट हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, हम किस चीज को इंप्रूव कर इग्नोर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। तो वो हमारी क्या क्रिएट होगी सिचुएशन, जॉबलेस ग्रोथ की। जितना मैंने आपको क्विकली समझा दिया और उसके आपके ये देख लो, ये सब लिखा हुआ है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, वही सेम बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ जाता है। देखो आपके 5 ईयर प्लान 1951 से 2017 तक चले गए। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ टाइम ऐसा रहा जब 5 ईयर प्लान नहीं बनी। ठीक है, तो उस समय को क्या कहते हैं, एनुअल प्लान। तो पहला कब नहीं बना, 1966 टू 1969, ये 3 ईयर का पीरियड था जब नो प्लान। ठीक है, जिसको हम प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फिर कब नहीं बना, 1979 टू 1980 तक। 4th 5 ईयर प्लान से 5th के बीच में था ये, जब कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया था जनता दल ने। फिर 1990 टू 1992 में भी हमारा कोई प्लान नहीं आया, क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन के रीजन से हमारी करेंसी डिफॉल्ट हुई थी, डिफ्लेशन थे और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीजन से। तो ये 3 आपको याद करनी है कि जब एनुअल प्लान्स की डेट थी 1966 टू 69, 1979 टू 1980, देन 1990 टू 1992 नो प्लान्स वर फॉर्म। देखो लॉन्ग टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो प्रोस्पेक्टिव प्लान क्या बोलते हैं, जैसे कि एक प्लान बना 1951 से 2018 तक फॉर एग्जाम्पल, एक लंबे समय के प्लान को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव प्लान। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, अब वही सेम कॉमन गोल्स की मैंने आपको अभी बात बताई थी कि इन 5 ईयर प्लान्स का पहला जीडीपी ग्रोथ क्विकली देख लेते हैं। जब गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होगा, मतलब गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जीडीपी के कारण, जीडीपी ग्रोथ के कारण इकोनॉमी भी ग्रो करती है। हमें पता कैसे चलेगा कि किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ी है, तो पहला उसका देखो रिसोर्स बेस, अगर उसका रिच रिसोर्स बेस है, रिसोर्स बेस अच्छा है तो जीडीपी बढ़ी है। और दूसरा है कि आप कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो बट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करके, तो उससे प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ेगी और आपकी जीडीपी में भी हायर इंक्रीज आएगा। तो 2 चीजें बताती है, पहला रिसोर्स बेस और तीसरा प्रोडक्टिविटी हुई है यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, क्या कर रहे हो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान आप उसको अपडेट कर रहे हो टेक्नोलॉजी को और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो। ठीक है, साइंस ऑफ इनोवेशन में मींस साइंस ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं इस चीज के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, जैसे एचवाईवी सीड्स का यूज करो, एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करो। ठीक है, और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज लाओ, तो इससे क्या होगी हाई प्रोडक्टिविटी। और इंडिया में इसके कारण के ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में। ठीक है, और इसके फादर कौन है, एमएस स्वामीनाथन और बीएस नॉर्वे इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, प्लानर्स ने क्या ओपिनियन दिया था, कन्वेंशनल विजडम का मींस आप चालाकी करो बिना वैलिड रीजन के। इसके अंदर वुमेन इंपावरमेंट इश्यूज भी इंक्लूडेड थे। वुमेन इंपावरमेंट इश्यूज मींस वुमेन का भी एक अच्छा रोल प्ले होगा ग्रोथ में और प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, हर जगह। हमारा थर्ड कौन सा है, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस मींस कि कंट्री डिपेंडेंट नहीं है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे, किसके लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन ही प्रोडक्शन कर रहा है।
तो ये जो एक साथ गोल था, इसको क्या बोला गया? ट्विन गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। इसको मेन प्रायोरिटी दी गई 7 5 ईयर प्लान्स तक, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब 1965 में इंडिया फूड ग्रेन्स यूएसए से इंपोर्ट करवा रहा था, तो इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई, तो यूएसए ने धमकी दे दी इंडिया को कि अब मैं तुम्हें गुड्स भेजूंगा ही नहीं। तो इंडिया को लगा कि मैं तो कितनी निकम्मी हूँ, इसलिए इंडिया ने ठान लिया कि अब उसको सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी होना है। तो एक थर्ड गोल था इसका 5 ईयर प्लान्स का, ठीक है। तो फोर्थ है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक बेकार है जब तक इसका फायदा इक्वली सबको ना मिल जाए। तो इकोनॉमिक सर्विस का कोई फंक्शन या कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक रिचर और रिचर होगा और पुअर होगा और स्ट्रगल करेगा। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट ऑल सेक्शंस में मिले और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो हमारी किसके अंदर आएगी? सोशल इक्वलिटी के अंदर आएगी, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है पेपर में जॉब लेस ग्रोथ का। देख लो बेटा, आपकी बुक में एंड में है 3 में कि देखो एक सिचुएशन है कि जब कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है? हायर इनोवेशंस के कारण। बट हम क्या इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। किसको इग्नोर कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हम इग्नोर कर रहे हैं और आउटपुट बढ़ाई जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे? जॉबलेस ग्रोथ। ऊपर वाला भी सेम यही है, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर दे रखिए कि मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी? तो नहीं, क्या क्रिएट होगी? जॉबलेस ग्रोथ। बिकॉज मॉडर्नाइजेशन किसके कारण आई है? न्यू मशीन्स के कारण आई है, तो अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो लेबर तो इग्नोर होगी ना उस केस में। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम कि कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला कि इंडिया ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया था? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम का, ठीक है। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम का, ठीक है। तो टारगेट कुछ हद तक अचीव और कुछ हद तक अचीव नहीं हो। तो ये क्वेश्चन है, अपनी एक प्रोग्रेस चेक करना है, इसको पढ़ना, ये आपका होमवर्क है। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना। तो होमवर्क भी दे रही हूँ बेटे। ये जो है ना एक रिकैप है कि मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि सामने की ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्रीकल्चर कैसा था, बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कम थी और इन्वेस्टमेंट कम की गई थी एग्रीकल्चर में। छोटे छोटे लैंड होल्डिंग थे जिससे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही थी और टेक्नोलॉजी पे कोई खर्चा नहीं था। फार्मर्स क्या थे? सब्सिस्टेंस थे, मीन्स जो भी उगाते थे खुद ही कंज्यूम कर लेते थे। जमींदारी सिस्टम था, ठीक है। और जबरदस्ती जमींदार या ब्रिटिशर्स फार्मर से इंडिगो उगवाते थे, जिसको हम क्या कहते हैं? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और एक बहुत गैप था किसके बीच में? ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ लैंड के बीच में। लैंड रिफॉर्म्स आए थे इस कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखो, पहला लैंड रिफॉर्म था जमींदारी सिस्टम खत्म करो और कुछ हद तक पावर किसको दो? फार्मर्स को, जो ओरिजिनल टिलर्स ऑफ लैंड थे, ठीक है। इनकी एक्सप्लॉटेशन खत्म हो जमींदार के द्वारा। कुछ मतलब कि इंटेंसिव मीन्स कुछ बोनस वगैरह दिया जाए कल्टीवेटर्स को कि उनकी कंडीशन इंप्रूव हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड सीलिंग एक्ट आया था, इक्वलिटी लाने के लिए लैंड दी गई थी, ठीक है। सील कर दी गई थी होल्डिंग साइज को, मतलब कि इतना ही साइज आप होल्ड करोगे, इस पर एक सील कर दी गई थी। फिक्स, इसका मतलब है कि आपने फिक्स कर दिया था कि 2 हेक्टेयर की लैंड तक की कल्टीवेशन होगी, उसके बाद नहीं होगी, ठीक है। लैंड ओनरशिप को रिड्यूस कर दिया गया था। एम क्या था? रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनर्स इन फ्यूअर हैंड। देखो, सारी ज़मीन लैंडलॉर्ड्स के पास थी, तो इस लैंडलॉर्ड की ज़मीन, लैंडलॉर्ड से ज़मीन लेने के लिए कुछ हद तक ज़मीन में क्या लगा देगी? सीलिंग, कि इतनी हेक्टेयर लैंड होगी। जिसके पास 10 हेक्टेयर लैंड है, 2 हेक्टेयर जो ओनर है उसको दे दी जाएगी, बाकी रख के गरीबों में, फार्मर्स में बांट दी जाएगी। फिक्स कर दी गई लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, कि फार्मर को एक ही जगह पे
लॉट अलॉट किया जाएगा। रेंट को भी 1/3 कर दिया गया। कोऑपरेटिंग फार्मिंग का मतलब कि फार्मर अब लोअर रेट पे इनपुट्स खरीदेंगे और हायर प्राइस पे आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इनइफेक्टिव था पूरी तरह, क्योंकि जो ज़मींदार तो इतने ज़्यादा चालू थे कि वो कल्टीवेटर्स खुद बन जाते थे और उनको जीने नहीं देते थे और हर तरीके से उनको दबाते थे। ठीक है, लैंड ओनर्स अनफेवरेबल वे में रजिस्ट्री करवाते थे। अगर उनसे 10 हेक्टेयर लैंड लेनी थी तो आधी आधी लैंड वो अपने रिलेटिव के नाम रजिस्ट्री करवा देते थे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, HIV सीज यूज़ करो, फर्टिलाइजर्स और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो 2 फेजेस आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। फर्स्ट फेज आया था 1960 टू 70 के बीच में। इसका बेनिफिट पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु को मिला था। दूसरा फेज आया था 1970 टू 80 में। इसका बेनिफिट यूपी एंड MP को काफ़ी ज़्यादा हद तक मिला था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्रॉप रेवोल्यूशन, मतलब एक अचानक से क्रॉप की प्रोडक्शन में स्प्राउट आ गया, जिसको अंकुरित करना कहते हैं। 1961 में, ये 1967 टू 68 में स्टार्ट हुआ था। 25% प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी। ठीक है, HIV सीड्स में क्या क्या होता है? पहला, HIV टेक्नोलॉजी की सबसे पहला एलिमेंट है HIV सीड्स का यूज़ करना। पुराने सीड्स को किसने रिप्लेस कर दिया गया था? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इसको बुक में मार्क करते रहना बच्चों। ठीक है, HIV सीड्स ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी व्हीट, राइस, बाजरा। ठीक है, इन सीड्स के कारण क्या हुआ? सबसिस्टेंस राइज हुआ, मतलब एग्रीकल्चर आउटपुट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए, मतलब HIV सीड्स के साथ फर्टिलाइजर यूज़ करना कंपल्सरी था। ठीक है, HIV सीड्स का यूज़ बढ़ गया, जिसके कारण इंडिया में 297.6 फर्टिलाइजर कंज्यूम हुए 21-22 में। फिर कीड़ों को मारने के लिए इंटेंसिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया, जिसके कारण 1951 में 17% लैंड जो थी इरिगेट हुई। ठीक है, और 45% इस प्लान के पीरियड के दौरान हुई। इसका 2 फेजेस है ग्रीन रेवोल्यूशन के। फेज 1 का जो मेन इफेक्ट था वो किस पे आया? व्हीट एंड राइस पे। जो जो कौन कौन सी स्टेट पे है? पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, HIV सीड्स में रेगुलर वाटर, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड चाहिए होता था, तो इसलिए फार्मर्स जिनके पास पैसे होते थे इसको वही खरीद पाए, इसलिए इसका इफेक्ट कहाँ तक रहा? रिचर फार्मर्स के तक रहा। फेज 2 में क्या हुआ? 1970 टू 1980 में ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा एक अपनी वाइड स्प्रेड हो गया, काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण सेकेंड फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इन फार्मर्स की कंडीशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने लोन्स दिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सब्सिडीज दी, पर फिर भी इसका इफेक्ट लिमिटेड रहा। ठीक है, तो 2 फेजेस हैं, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब गेन्स क्या बेनिफिट हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्विकली देखेंगे। पहला क्या हुआ? अचानक से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गई। कैसे बढ़ी? देखो 1951 में, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, 660 kg थी पैदावार पर हेक्टेयर। अब 2021 और 22 में कितनी थी? 3507 बढ़ गई थी। ठीक है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हायर स्प्राउट हुआ, जिसके कारण एग्रीकल्चर का स्टेगनेंट पीरियड थोड़ा हद तक खत्म हुआ। दूसरा कि एग्रीकल्चर एरिया था कल्टीवेशन के लिए वो बढ़ गया। देखो HIV सीड्स के कारण देखो एक टाइम था बोआई। देखो अगर आप ये ज़मीन है, ज़मीन पे बीज बो रहे हो और इसको काट रहे हो तो उसके बीच में टाइम गैप था। बट अगर आप HIV सीड्स डाल दोगे तो टाइम गैप खत्म हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण जो थी पैदावार खराब भी नहीं होती थी, जिसके कारण कल्टीवेशन एरिया की ग्रोथ बढ़ी, जो कितनी हुई? 13 करोड़ से 20 करोड़ हो गई। ठीक है, फार्मर पहले जो भी उगाते थे खुद के लिए उगाते थे, जिसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। अब क्या हुआ? सबसिस्टेंस फार्मिंग से फार्मर ने जब अच्छी पैदावार की तो इस पैदावार को वो कुछ हिस्सा कंज्यूम करते थे और बाकी बचा हुआ हिस्सा वो मार्केट में बेच देते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब फार्मर का जो नज़रिया था
ठीक है, वो एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस नहीं रहा, मतलब खुद के लिए पैदावार करके कमाना नहीं रहा, वो अब आगे और बढ़ावा देने लगे आगे काम को, और मार्केट में फार्म्स की गुड्स को बेचने लगे, जिनसे उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये क्या थे, गेन्स। अब जिस चीज़ के बेटे गेन्स होते हैं उस चीज़ की क्या रही, कुछ लिमिटेशन। तो क्विकली बताती हूँ। पहली लिमिटेशन थी कि इसकी लिमिटेड ग्रोथ ओनली व्हीट एंड राइस की, और बाकी क्रॉप्स की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, ये फॉर्मूला किस पे लगा, व्हीट एंड राइस पे। ठीक है, पहला ये। दूसरा ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा था वो सबको इक्वली नहीं मिला, क्योंकि पहले फेज में फायदा किसको मिला, पंजाब को, आंध्र प्रदेश को और तमिलनाडु को। ठीक है, और कौन से रीजन को नहीं मिला फायदा, यूपी, बिहार, एमपी। ठीक है, इनको फायदा नहीं मिला। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, देखो ज्यादातर फार्मर क्या थे, स्मॉल एंड मार्जिनल। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में HIV सीड्स चाहिए थे जो एक्सपेंसिव थे, फिर भी ये किसके हद तक रहा, ओनली रिच एंड मार्जिनल फार्मर ही इस ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट उठा पाए। जो पुअर और स्मॉल फार्मर थे उसका बेनिफिट नहीं मिला ग्रीन रेवोल्यूशन को, पुअर फार्मर्स को। ठीक है, इकोनॉमिक डिवाइड, देखो मुझे एक बात बताओ कि इकोनॉमी एक तरीके से डिवाइड हो गई, एक ग्रुप क्रिएट हो गया, मार्जिनल फार्मर्स, रिच फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स का। तो ये नुकसान थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा, उसके 2 फेजेस पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़े। तो एक क्वेश्चन पेपर में ही आता है, तो आप पूरा लिख लोगे, क्योंकि आपकी संदीपगढ़ का एक वर्ड क्विकली 1 शॉट में मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्रीकल्चर की सब्सिडीज किसने दी, गवर्नमेंट ने दी। तो ह्यूज बर्डन था गवर्नमेंट पे कि अब गवर्नमेंट भी इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे पा रही थी। ठीक है, और सब्सिडी जो है फार्मर को ही नहीं देनी थी बल्कि इंडस्ट्रीज को भी देनी थी, जिसके कारण गवर्नमेंट अपने टारगेट से भटक रही थी। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देती रहेगी तो मार्केट में सप्लाई किस पैसे से होगी, तो इसलिए मार्केट प्राइस वायलेट हो रहे थे और वेस्टफुल कंजप्शन हो रही थी गवर्नमेंट के पैसे की। तो ये रीजन थे गवर्नमेंट का कि बाद में गवर्नमेंट ने सब्सिडीज काफ़ी कम कर दी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर आप क्वेश्चन देख लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना। अब थोड़ा सा ही रह गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एक क्वेश्चन बेटे हमारा आता है, ये तो हमारा पब्लिक सेक्टर हो गया। ठीक है, एक सवाल आता है IPR पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। देखो सस्टेन GDP ग्रोथ, देखो अब मुझे एक बात बताओ कि GDP के एग्रीकल्चर के कारण ही ग्रो होगी, नहीं। GDP अच्छे से पॉसिबली अच्छे से ग्रो कब होगी, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर तभी भी कुछ पैसा लगेगा और कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किसमें क्रिएट होगी, इंडस्ट्रियल में। गवर्नमेंट सारा पैसा एग्रीकल्चर में तो नहीं लगा सकती, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को तो रूइन किया ही था, साथ में इंडियन हैंडीक्राफ्ट को भी काफ़ी हद तक रूइन कर दिया गया था। तो अब एक बूस्ट चलाना था किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो जो प्लानर्स थे किसके, इंडस्ट्रियल सेक्टर के, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में इन 5 ईयर प्लान में। ठीक है, बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जो कब होगी, जब पब्लिक सेक्टर इसके अंदर आएगा। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या की, इन्वेस्टमेंट की, और जिससे आगे ग्रोथ के रिटर्न्स आए, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज लाएगी और प्रोड्यूसर्स भी आएंगे अपनी कैपिटलाइजेशन के मोड से, और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम तक लेके जाएंगे, बूस्ट करेंगे। ठीक है जी, अब देखो अब मुझे एक बात बताओ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें लैक करें। तो देखो कैपिटल बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम थी, और ग्रोथ विद जस्टिस बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, इक्वल ग्रोथ। तो लैक ऑफ कैपिटल, देखो इंडस्ट्रीज इन इंडिया को क्या देना था, बड़ा पुश,
बिग पुश का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी थी कैपिटल पे। तो उस समय जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो टिस्को आई थी 1907 में, ठीक है। उसने इंडस्ट्रियल होम्स इंडिया में एस्टेब्लिश किए। तो एक ग्रोथ जो थी, जो कभी पॉसिबल थी जब बिग इन्वेस्टमेंट होगी कैपिटल की, बट अभी इतने हम बियॉन्ड नहीं थे, सक्षम नहीं थे कि हम इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो इसलिए कब इन्वेस्टमेंट असेंशियल होगी स्टेट के लिए, जब पीएसयूज आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो क्या लाएंगी, हर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट होगा। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, देखो प्राइवेट इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पे मार्केट का क्या था, लिमिटेड साइज। लिमिटेड साइज के कारण मार्केट में क्या हो रही थी, लो डिमांड। क्या हो रही थी, लो डिमांड। डिमांड जब लो थी तो इनकम भी लो थी। ये विश्वरीय साइकिल है। देखो जब इनकम लो होगी, ठीक है, जब आपकी इनकम ही कम है तो आप डिमांड ही नहीं करोगे, ठीक है। जब आप डिमांड ही नहीं करोगे तो मार्केट का तो साइज छोटा ही हो गया। जब मार्केट का साइज छोटा है तो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं हुई। तो जब इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो आपकी इंडस्ट्री से क्या होगी, लो इनकम। तो घूम के बाद किस पे आ गई, लो इनकम पे, ठीक है। तो बिग पुश इंडस्ट्री जो है इस पूरी साइकिल को, जो लो इनकम से घूम के लो इनकम पे आ गई, उस साइकिल को क्या बोलते हैं, विसिशियस साइकिल। तो इसको तोड़ने के लिए बिग पुश इन इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट थी। तो देखो तीसरी चीज जो लैक कर रही थी कि इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, कंट्री नीडेड टू बी गिवन अ सोशलिस्टिक पैटर्न, मतलब सोशल वे से एक इक्विटेबल ग्रोथ हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज किया कि इस समय डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए स्टेट की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्योंकि इस अगर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे क्या क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ना कि गवर्नमेंट ने किसको देखा, प्रॉफिट को। तो गवर्नमेंट ने सोशल मोटिव देखा जो क्या था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाना, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बैकवर्ड और लो बना रही थी। तो इस चीज को बूस्ट करने के लिए क्या हुआ, देखो आईपीआर आया 1956 में, ठीक है। इसको मैं इधर समझा देती हूँ कि ये क्या था और किस तरीके का था। देखो क्या है आईपीआर 1956 में, इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है। ये क्लियर डिक्लेरेशन थी गवर्नमेंट की। क्या थी आईपीआर, सरकार ने क्या निर्धारित कर दिया कि लीडिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इधर सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अपनाई इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने में। ये एक माइलस्टोन था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, की ग्रोथ हो और ग्रोथ के साथ इसका बेनिफिट सबको मिले, तो इसलिए क्या आया, सोशल जस्टिस, ठीक है। 3 इंडस्ट्रीज बनाई गई। क्या बनाई गई आईपीआर में, 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखो पहली थी दोज वुड बी एस्टेब्लिश, देखो पहली इंडस्ट्री थी पब्लिक सेक्टर के लिए। क्या थी, पब्लिक सेक्टर के लिए, इसमें डिफेंस और रेलवेज आया। दूसरी किसके लिए बनाई गई, पब्लिक एंड प्राइवेट के लिए, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री आई, ठीक है। तीसरी थी जो कि अदर देन, इन दोनों में नहीं आती, ठीक है, जो ओनली क्या थी, प्राइवेट वाली। पहली क्या थी, पब्लिक, दूसरी क्या थी, प्राइवेट, और बीच वाली क्या थी, जो दोनों में बोथ, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया 3-4 क्लासिफिकेशन की गई इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज का लाइसेंस निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर जो है वो कब आएगा, जब लाइसेंस लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो लाइसेंसिंग इसलिए की गई ताकि इंडस्ट्री जो बैकवर्ड रीजन्स में भी खुले, ठीक है। लाइसेंस
नॉट ओनली फॉर न्यू बट ऑल्सो फॉर एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। तो अब लाइसेंस इशू कर दिया गया गवर्नमेंट ने कि जो इंडस्ट्री चल रही है या जो आगे बढ़ानी है या जो नई खुलनी है, सबको लाइसेंस की ज़रूरत है। और इस तरीके से रिसोर्सेज की एलोकेशन को सरकार भी अपने होल्ड में रखेगी। इंडस्ट्रियल कंजेशन देखो, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री को चलाने के लिए टैक्स हॉलीडे, मतलब इंडस्ट्रीज को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पावर सप्लाई कम रेट पे दी जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, सब्सिडरी पावर सप्लाई। ठीक है, अब अगला हमारा कंसेप्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आई, ताकि एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वलिटी प्रमोट हो। ठीक है, मीनिंग क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंडस्ट्री जिसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है विच इज लेस देन 10 करोड़ बट लेस देन which is less than 10 crore, fixed investment of less than 10 crore with a turnover of less than 50 crore, मतलब one whose investment did not exceed 1 crore, शॉर्ट में कर लो कि जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओरिजिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, स्टार मार लो। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों लाएगी, रूरल डेवलपमेंट के लिए। और एक कौन लाया था, कार्वे कमेटी। कब लाई थी कार्वे कमेटी, 1955 में। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं कि कौन लाई थी, SSE कार्वे कमेटी। ठीक है जी, अब 3 टिपिकल करेक्टर्स हैं वो पढ़ लो। इसमें लेबर का यूज होना है जिसके कारण लेबर ज़्यादा लगेगी कैपिटल से। ठीक है, लार्ज इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड यूजेस मोर कैपिटल, लार्ज इंडस्ट्री में क्या लग रही थी, मोर कैपिटल। ठीक है, देखो SI में लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये कहीं भी लोकेशन, किसी भी लोकेशन में खुलवाई जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल इसका जो था वो दिस इज बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्री किसी स्पेसिफिक जगह पे खुलाई जाती थी, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल ज़्यादा था, बट ये कहीं भी स्मॉल स्केल खुलवाई जाती थी क्योंकि इधर लेबर की बात हो रही थी। ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या थी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इनको प्रमोट करने के लिए कि गवर्नमेंट सपोर्ट दी। ठीक है, बट उस सपोर्ट ने किसको कम्पीट नहीं किया, इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ कम्पीट नहीं किया, जिसके कारण घरों में भी इंडस्ट्रीज खुल गई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही थी गुड्स को, और इसका बेनिफिट ये दिया सरकार ने कि एक्सरसाइज ड्यूटीज़ वगैरह कम कर दी गई। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है पेपर में कि ट्रेड चैचरी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं काफ़ी अच्छे से। इस वीडियो को अभी इधर तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम व यूट्यूब चैनल।